प्रमुख टॉपिक्स हैं उन पर भी चर्चा कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम प्रस्तावित है आगे होने को जुलाई में 5 जुलाई संभावित डेट है और एडमिट कार्ड भी जल्द ही आने वाले हैं। तो इसलिए जो हमारे आगे के वीडियोज होंगे साइकोलॉजी के, और साइकोलॉजी के अंदर जो आपके शिक्षण पोर्शन है, टीचिंग पोर्शन है, उस पर भी वीडियोज आते रहेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर चलेंगे वो बहुत ही, या हम कह दें कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले 4-5 लगातार सीटेट के प्रश्न पत्रों में वह उस टॉपिक से प्रश्न आता रहा है और डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बड़ा ही इजी और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। समझने की बात है। जितना बढ़िया आप समझेंगे, प्रश्नों को रीड कर पाएंगे, उतने ही बढ़िया आप जवाब दे पाएंगे। टॉपिक को समझिए, क्या कह रहा है, क्या उसकी किस प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड होगी, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उससे, इन सारी चीज़ों पर भी परिचर्चा हम लोग लगातार करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है नैतिकता। टॉपिक का नाम है नैतिकता, जिसको हम लोग कहते हैं मोरलिटी या मोरल डेवलपमेंट। जब कह देते हैं तो ये चेंज होकर के नैतिक विकास में बन जाता है। तो नैतिकता क्या होती है इसको जानेंगे। सर्वप्रथम नैतिक विकास का बालक पर प्रभाव क्या पड़ता है यह जानेंगे। बालक नैतिक विकास के बारे में क्या क्या सोचता है। एक टॉपिक है कि बालक कैसे या किस प्रकार से सोचते हैं। तो ये टॉपिक पर भी जब हम प्रश्न आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हो जाता है नैतिकता में, कि नैतिक विकास के अंतर्गत ही बालक, जिसको हम लोग कहते हैं, सही और गलत का मार्गदर्शन करता है, कि सही का मार्गदर्शन कर पाएगा या गलत का, और बोथ आर कंबाइंड बाय मोरलिटी। तो इस चीज को भी विशेष ध्यान रखना है हमको कि नैतिकता, जैसा कि मैं बता दूं, पुरातन का मतलब प्राचीन जब सभ्यता थी तब नैतिकता क्या थी, अलग थी। आज की नैतिकता क्या है, अलग है। पुराने परिवेश में जब हम रहते थे तो नैतिकता के 2 भाव थे, सदकर्म और कुकर्म या दुष्कर्म। सदकर्म का मतलब होता था कि सच्चे मार्ग पर चलना, और दुष्कर्म या कुकर्म बुरे कर्म पर चलना। आजकल भी वही चीज है, जब हम लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कहते हैं व्यक्ति और बालक बहुत अच्छा है। जैसा कि मैं एक उदाहरण देता हूं, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनका किसी भी प्रकार से आप सम्मान करते हैं। जैसे हिंदू प्रथा में पैर छू करके आशीर्वाद देना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप किसी भी प्रकार से माता पिता का सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। दैट इज कॉल्ड द मोरलिटी, नैतिकता। इसको हम लोग नैतिकता कहते हैं। और जब आप उस सदमार्ग से हटकर के कार्य करने लगते हैं तो वो अनैतिकता कहलाती है। तो बालक की नैतिकता क्या होती है, अब इसको समझिए। जब छोटा बच्चा, यानी कि जब शैशवावस्था में होता है, इस चीज को समझते चलिए, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो वहां से उसकी जर्नी धीमे धीमे स्टार्ट हो जाती है नैतिकता को लेकर के। अब सर्वप्रथम हम बताते हैं, जैसे बच्चा 3 साल का है। 3 साल का जब, अब शैशवावस्था को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था कि 0 से 5 वर्ष की मानी गई है। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नैतिकता भी मानी गई है। तो जब शैशवावस्था की बात आ जाती है तो शैशवावस्था में जब बालक नैतिकता को लेकर के आता है तो छोटे छोटे बालक होते हैं, शुरुआत में किसी से मुलाकात करने पर नमस्ते करते हैं, भेंट करते टाइम पैर छूते हैं। तो ये सब संस्कार, जिसको हम लोग कहते हैं संस्कार हैं हमारे, तो ये संस्कार धीमे धीमे सीखना प्रारंभ कर देता है। विद्यालय पहुंचता है तो अपने मित्र से हाथ मिला करके, फिलहाल ये तो कोरोना के टाइम इस समय मना है, तो हाथ मिला करके अभिवादन करता है। गुरु है तो उससे हाथ जोड़ करके अभिवादन करता है। दैट इज कॉल्ड मोरलिटी, नैतिकता की भावना कहलाती है। लेकिन नैतिकता किन्हीं 2 चीजों पर और 3 चीजों पर डिपेंड भी रहती है। वो होती है
जब व्यक्ति की नैतिकता कार्य आती है, जब व्यक्ति में दुविधा उत्पन्न होती है। दुविधा, जब कोई कार्य में दुविधा फंस जाती है। दुविधा जहां पर उत्पन्न होगी वहां पर दो चीजें होंगी, सही और गलत। अब इस सही गलत में उसको क्या चुनना है? सही चुनना है। अगर वो सही वाला रास्ता चुनेगा तो वो कहाँ जाएगा? नैतिकता पर जाएगा। गलत वाला रास्ता चुनेगा तो वो कहाँ जाएगा? अनैतिकता पर जाएगा। समझ रहे होंगे आप इस बात को। नैतिक विकास की जब बात करते हैं तो बालक में जो विकास होता है, विकास की गति होती है, ये नहीं है कि एक समान गति से आगे बढ़े। बिल्कुल नहीं, नैतिक विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। हो सकता है आपने कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे कि शुरुआत में बच्चा बड़ा ही निकम्मा होता है, लेकिन बाद में जाकर के वेरी इंटेलिजेंट बनता है, उसकी नैतिक भावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों ने महान वैज्ञानिक का पढ़ा होगा कि शुरुआत में वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते थे, कहीं अंडे पर बैठ जाते थे, कहीं वो कुछ बिगाड़ देते थे, तो उनको उस टाइम शरारती बालक की संज्ञा दी गई कि बालक बहुत उद्दंड है, तो अनैतिकता के अंतर्गत ले जाया गया। लेकिन बाद में उन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए कि नैतिकता की बात की जा रही है। ये किसका उदाहरण है? आप उनसे उनको भली भांति परिचित हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब सही गलत में हम डिफरेंसेस पैदा करते हैं तब हमारी नैतिकता की, मोरलिटी की भावना आती है। बात समझ गए? अब जब हम इसको बाल मनोविज्ञान के अंदर ले आते हैं नैतिकता को, तो हम लोग उसमें नैतिक विकास को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मोरल डेवलपमेंट। तो क्या है मोरल डेवलपमेंट, उसको जानेंगे। मोरल डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ही हम केवल मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कदाचित नहीं। क्योंकि देखिए, अध्यापक अलग अलग पढ़ाता है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा मानना रहता है कि आपको अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि जितने ज्यादा आपको नॉलेज उस टॉपिक पर होगी, उतने ज्यादा जब आप परीक्षा हॉल में प्रश्नों को देखेंगे तो उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। और सीटेड ऑन द बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है? पूरी कॉन्सेप्चुअल पर बेस्ड है। तो नैतिक विकास के बारे में एक नाम जो सभी बालकों और अध्यापकों के द्वारा लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग। लेकिन इनके अलावा भी ऐसी बात नहीं कि कोहलबर्ग के ही द्वारा सब कुछ नैतिक विकास बताया गया है, ये इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है। बातें इसमें जीन पियाजे के भी द्वारा बताई गई हैं, बातें इसमें वाइगोस्की के द्वारा बताई गई हैं, आगे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने इसमें क्या बताया, क्या क्या चीजें इसमें ऐड की। जब बालक शैशवावस्था से जाकर के और जब वो किशोरावस्था को पार करता है तो उसके बीच में तमाम छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। शैशवावस्था में मैंने बताया, जितना बालक को बताया जाएगा, जितना वो अपने परिवार के सदस्यों को, माता पिता घनिष्ठों के संबंध में रहने पर जितनी भी उसकी चीजें सामने आएंगी, उनको जैसा देखेगा वैसा ऑब्जर्व करके वो प्रतिपालन करेगा, तो तब जो नैतिकता उत्पन्न होती है तो वो शैशवावस्था में होती है। बाल्यावस्था में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, कई जाति वर्ग समुदाय के बालक आते हैं, गरीब आता है, अमीर आता है, ये सभी वहां पर मौजूद होते हैं। उनके किस प्रकार नैतिकता होती है, इसको बालक सीखता है। किशोरावस्था में उसका विवेक अधिक हो जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र गति से कार्य करने लगती है, उसका शारीरिक विकास आकस्मिक होने लगता है। तो जब ये सारी चीजें आकस्मिक होती हैं तब उसकी नैतिकता अलग तरीके से कार्य करती है। तो हर स्टेज पर नैतिकता का विभाजन हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि नैतिक विकास को कोहलबर्ग ने कुछ स्तरों पर विभाजित किया है, कुछ स्तरों पर विभाजित किया है, कुछ और उन स्तरों पर इन्होंने कुछ अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है। अब जैसे हम कुछ यहां पर आपको बताते हैं कौन कौन से स्तर है। तो ध्यान कर लीजिए कि नैतिक विकास का मॉडल जो प्रस्तुत किया गया है वह लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। अब हम बताते हैं उन्होंने स्तर जो हमने बात की है, तो इन्होंने 3 स्तर में विभाजन किया है। देयर आर 3 स्टेप्स। पहला है जिसको कहा है पूर्व,
पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है परंपरागत स्तर, और तीसरा है पश्च परंपरागत स्तर। समझते चलिए इसको। ये 3 प्रकार के स्तर दिए गए हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत। इंग्लिश में इसको हम लोग अगर कह दें तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये 3 प्रकार के हो गए। अब यहां पर इन स्तरों पर किस प्रकार के बालक में नैतिक विकास होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। हर स्तर पर कोहलबर्ग के द्वारा 2-2 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया गया, यानी कि इसको भी 2 अवस्थाओं में, इसको भी 2 अवस्थाओं में और इसको भी 2 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया। 3 स्तर 6 अवस्थाएं हो गए। पूर्व परंपरागत स्तर है, इसको अगर हम अपनी भाषा में, तो किताब में कहीं नहीं है, मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूं, तो इसको आप समझ लीजिए, ये बालक के शैशवावस्था के स्तर को बताएगा, ये बालक के बाल्यावस्था के स्तर को बताएगा नैतिक विकास में, और ये आपके किशोरावस्था के स्तर को बताएगा। क्वेश्चन 1 हमेशा पूछा गया है। आप सीटेट के ऑल द पेपर्स उठा लीजिए, पिछले प्रीवियस ईयर्स के सभी में नैतिकता का, पिछली बार का जो सीटेट हुआ था दिसंबर 19 का, उसमें भी प्रश्न था, देखिएगा जाकर के। और जब मैं जब प्रश्नों का पूरी श्रृंखला लेकर के आऊंगा तब उसमें प्रश्न भी मिलेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी भाषा में पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत, तीन दो अवस्थाओं में विभाजन किया है। पहली थी इनकी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अगर किसी भी बालक को कोई भी प्रश्न में डाउट हो या कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना लिख सकते हैं कि ये चीज की प्रॉब्लम है, और मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, उस मोबाइल नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं कोई भी जानकारी लेने के लिए। व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको व्हाट्सएप नंबर, उस पर जाकर के कोई भी प्रश्न का क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप उस पर जाकर के पूछ सकते हैं। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब इस आज्ञा एवं दंड की अवस्था के बाद में भी हम थोड़ा एक और अवस्था लिखते हैं, फिर उसके बाद में बताते हैं। अहम की अवस्था, अहम की अवस्था, या ये आप लोगों ने देख लिया है, इसको नोट करते रहिए। बिना लिखे तो इतिहास भी नहीं लिखा गया है, तो फिर आप अपनी जीवन शैली के जो इतना बड़ा पड़ाव है उसको बिना लिखे कैसे याद कर सकते हैं। आपकी तो जिंदगी नौकरी पर डिपेंड है, तो लिखिए जरूर। लिखेंगे तभी इतिहास बनाएंगे, और लिखेंगे नहीं तो इतिहास नहीं बन पाएगा, तो लिखना जरूरी है, लिखते रहिए। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, इसलिए उसको रख कर दिया। आज्ञा एवं दंड की अवस्था। अब हमने एक शब्द लिया आज्ञा, दूसरा लिया दंड। अब जब हम अभिप्रेरणा पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है आज्ञा, क्या है दंड, समझ गए। वहां पर एक हरलाख महोदय आएंगे, महोदया, तो वो आकर के आपको समझाएंगे कि दंड और पुरस्कार क्या होता है। तो आज्ञा और दंड इसके इस नैतिक विकास में क्या लेना देना। जाते जाते आज हम एक प्रश्न भी करते जाएंगे और उस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा। आज्ञा एवं दंड के नैतिक विकास से जुड़ा हुआ है। क्या है इसमें, कौन कौन चीजें आएंगी। जब बालक कोई कार्य करता है छोटे पर, एज लगभग में मैं आपको बता देना हूं 3 वर्ष। जब बालक कोई भी कार्य करता है सिंपल सा मतलब, और वो कार्य गलत हो जाए तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि कोई भी हमसे बड़ा आएगा और हमको दंड देगा। और कार्य अगर अच्छा हो जाता है तो शाबाशी देगा, लेकिन यहाँ पर शाबाशी की बात नहीं, क्योंकि 3 वर्ष के बालक में किसी भी प्रकार का पुरस्कार ग्रहण करता है
कोई चीज उसको मिलती है, टॉफी मिल जाती है, तो उसमें केवल खुशी होती है। और जब हम कह दें कि आपको जैसे बहुत बड़ा पद्म विभूषण मिल रहा हो आपको, तो आपको थोड़ा अपने आप पर गर्व महसूस होता है, ठीक है, आप अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। बहुत सारे लोग होते भी हैं जो नहीं समझते हैं, तो बहुत ऐसे महान व्यक्तित्व भी हुए हैं जिन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है, ना तो कभी उनको ईगो रहा है, तो अब किसी किसी को बहुत रहा है। तो आज्ञा एवं दंड की बात की जाती है। 3 साल में बच्चा जब कोई गलत कार्य कर देता है तो दंड मिलता है, और वो दंड पाने की उसके अंदर ये चीज मन में दिमाग में आ जाती है कि हाँ, मुझे जब ये कार्य करेंगे तो दंड अवश्य ही मिलेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर आ जाएगा कि हमने गलत कार्य कर दिया। जैसे अब मुझे एक बात ध्यान आ गई है कि एक हमारे यहाँ जब एक घर पर मेहमान आए, तो मेहमान का बच्चा आया, उससे कप टूट गया होगा, तो कप टूट गया और बच्चा बिल्कुल 3 साल का ही करीब था। कप उसने उठाया, और जब कप टूट जाता है जैसे, तो उसकी टूट गया, उसने कप को थोड़ा सा वहीं कहीं से उसने गोंद ढूंढ लिया, और वो हल्का वाला था, उसने हल्का सा ऐसे लगा करके ऐसे चिपका करके रख दिया। बाई चांस की बात हुई कि जब सामने मेहमान है तो उसी कप में चाय ले जानी पड़ी, तो कप उठाया, गरम गरम उसमें चाय डाली गई, तो अंदर का गोंद धीमे धीमे पिघल गया, और वो रखी रही। जब पहुंचे तो मेहमान कहा, भैया लीजिए, भैया चाय लीजिए, स्वागत है। तो जैसे कहा स्वागत है, तो उधर जैसे उन्होंने ऐसे उठाया, और वो कप का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे हो गया, कप का खाली वो कड़ी ही रह गई, और कहने लगे बहुत बढ़िया, हमारा स्वागत है। तो कहने का मतलब है, बच्चा जब बाद में उसको खंगाला गया, टटोला गया, तो पता चला कि वो 3 साल के बच्चे का ही कमाल था, उसने गोंद लगा करके रख दिया। ये क्या था? भय था, डर था। और एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, कभी भी बच्चे को भय रूप से आपको नहीं पढ़ाना है। कक्षा में जब आप प्राथमिक विद्यालय में जाकर के पहुंचे तो कह दें कि पढ़ो नहीं तो मारेंगे, तो पढ़ो तो नहीं मारेंगे शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है, क्योंकि इसकी इजाजत ना तो हमको IRT एक्ट 2009 देता है, ना ही NCF के पन्ने देते हैं। बात समझ गए? NCF यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा कहती है कि हम आप बालक को मार नहीं सकते हैं, आप उसको समझाइए। अगर बच्चा उद्दंड है तो अधिक कार्य दीजिए, अगर बच्चा बहुत शरारती है तो उसकी शरारत की चीजों को पढ़ाई की दिशा में मोड़ने का कार्य करिए। और इसीलिए हम सभी जो अध्यापक बनते हैं उससे पहले जो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, इसी चीज का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उस प्रशिक्षण का जो हम लोगों का मापन होता है, दैट इज कॉल्ड द अध्यापक पात्रता परीक्षा, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो। तो हम बात कर रहे थे आज्ञा एवं दंड की बात। तो यानी कि यह जो अवस्था होती है इसमें बालक पालन करता है अपने से बड़ों का, और उनसे दंड, अगर गलत कार्य करता है तो दंड की भावना भी रखता है। कक्षा को जितना आप रुचिकर बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो उसमें भय का कोई भी महत्व ही नहीं रह जाता है। तो भय मुक्त कक्षा होनी चाहिए और रुचिपूर्ण कक्षा होनी चाहिए, भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भय बनाने से बालक कार्य करेगा, इसकी कितनी % गारंटी है? कुछ नहीं है। अगर आप कक्षा इंटरेस्टिंग रखते हैं तो 100% गारंटी है कि बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बात समझ गए? तो आगे की जो क्रियाएं होती हैं अब उसमें देखते हैं क्या होता है। तो पहली अवस्था आप लोग याद कर लीजिए, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, और दूसरी अवस्था है अहम की अवस्था। अहम की अवस्था का तात्पर्य हो गया ईगो। अब ये जो शब्द आया है अहम, इसको हम लोग कई शब्दों में तोड़ सकते हैं। अहम की अवस्था, आत्म केंद्रित अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, ये तीनों शब्द का मतलब एक ही है, अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित। और ये तीनों चीजें किससे जुड़ी हुई हैं? जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर अहम स्व केंद्रित भी होता है। छोटा बच्चा होता है, एक घर में है, और कोई दूसरा छोटा बच्चा आ जाए और उसकी वस्तुओं को पकड़ करके, या जैसे डॉल हुआ या कोई छोटी खिलौना हुआ, पकड़ करके खेलने लगे, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये भावना आ जाती कि मेरे खिलौने के साथ खेल रहा है। दैट इज कॉल्ड आत्म केंद्रित।
दूसरी चीज है, कोई बच्चा होता है अपने ही आप में कार्य करता है। कई बच्चों को देखा होगा अपने आप में ही बात करते हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये डॉल है, ये राजा है, ये महाराजा, इनकी शादी करा देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसी चीजों को देखा होगा। तो ये बच्चा जब स्वयं में ही बातें करता रहता है धीमे धीमे, तो और बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार कि छोटे छोटे बर्तन खरीद लेते हैं, ठीक है, उसमें चाय भी नहीं होती है, और एक दूसरे से या कभी कभार अपने आप से ही उसको चाय बनाएंगे उसमें और अपने आप पियेंगे और डकार भी मार दे, ओ मजा आ गए। वो क्या है, सब आत्म केंद्रित। जो कार्य स्वयं करे, स्वयं आनंदित हो, दैट इज कॉल्ड आत्म केंद्रित, अहम केंद्रित, स्व केंद्रित। तो ये अहम की अवस्था। और अहम के बारे में महान जो शारीरिक वैज्ञानिक भी रहे हैं वो, और महान इसलिए मैंने उनको कह दिया क्योंकि मनोविज्ञान में वो महान ही इंसान है, बहुत सारी खोजें भी उन्होंने की हैं। नाम उनका है सिगमंड फ्रायड। मनोकामुक व्यक्ति थे। मनोकामुक व्यक्ति यानी कि कामुकता से जुड़ी हुई चीजें इन्होंने बहुत सारी बताई हैं, कि शैशवावस्था से जुड़ी हुई चीजें बताएं, फिर बाल्या में बताएं, फिर किशोरावस्था में भी बताएं, और इदम अहम और परम अहम के भी बारे में इन्होंने ही बताया था। और कुछ इन्होंने उसको कनेक्टेड किया था। तो परम अहम, इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ाना चाहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। तो वो जो उनकी पहली अवस्था थी अहम, इदम अहम परम अहम, तो उसमें जो परम अहम शब्द था वो इन्होंने नैतिकता के सिद्धांत से कनेक्टेड किया था। परम अहम यानी कि जब व्यक्ति नैतिक कार्यों को करता है तो वो परम अहम के सिद्धांत के अंतर्गत परम अहम की अनुभूति करता है, तो जिसको हम लोग सुपर ईगो कहते हैं। तो अहम की अवस्था ये के दूसरी स्टेज हो गए। तो ये पूर्व परंपरागत के हो गए। परंपरागत में दो चीजें आ गई हैं। एक होता है लड़के लड़की का अभिमुखीकरण। कुछ चीजें हम आपको ऐसी बता रहे हैं जो आपको किताबों में भी जब बहुत सारी किताबें खंगालेंगे तो बहुत तब जाकर के मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि वो चीज मैं आपको यहीं पर उपलब्ध करा दे रहा हूं। दूसरी जो स्तर था परंपरागत, इसमें दो चीजें, एक तो हो गया लड़के लड़की का अभिमुखीकरण, दूसरा हो गया सामाजिक कानून प्रणाली। थोड़ा समझते हैं और फिर हम तीसरे स्तर पर आकर के फिर अपनी बात को खत्म करेंगे। लड़के लड़की का अभिमुखीकरण का मतलब हो गया, लड़के का दायित्व तो अलग होता है, लड़की का कर्तव्य अलग होता है। लड़के की नैतिकता अलग होती है, लड़की की नैतिकता अलग होती है। लड़के यानी कि पति का कर्तव्य है पत्नी की सेवा करना, ठीक है, सही बोला? देखिए आजकल के जमाने में तो दोनों तरफ से कार्य होते हैं, पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे शास्त्रों पुराणों में दिया गया है कि पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, ये शास्त्र पुराण कहते हैं। ये तो सामाजिक परिवेश आज चलता रहता है। एक लड़के का कर्तव्य बनता है अपने माता पिता की सेवा करें, ठीक है। अब हमने पति पत्नी की बात ले ली तो दोनों तरफ से, अगर पत्नी पति की सेवा कर रही है तो पति का कर्तव्य बनता है कि पत्नी की रक्षा करे। तो ये एक सामाजिक नैतिकता हो गई। तो वो आ गया आपका परंपरागत स्तर पर। अब सामाजिक कानून प्रणाली देखिए, यानी कि कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं समाज में कि उनको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि संविधान बना है, अब जब संविधान बना दिया गया है तो उसके अंतर्गत ही रह करके सारे कार्य कानून के करने चाहिए। अब यहां पर कहते हैं कि कानून का मतलब लॉ वाला आ गया। कानून का मतलब है सामाजिक, सोशल लॉ, जो नियम हमारे सोसाइटी में बनाए गए हैं। जैसे एक आप गांव में चले जाइए तो वहां पर सामाजिक कानून उनके अलग हैं। शहर में आ गए सामाजिक कानून अलग हो गए, महानगर में गए सामाजिक कानून अलग हो गए। यहां पर जब हम गांव में जाते हैं तो वहां पर सामाजिक कानून में है कि जैसे आजकल की जाति व्यवस्था ले लीजिए कि हर व्यक्ति का जो जिस जाति में उस व्यक्ति की शादी हुई, जिस जाति का है उसी जाति में उसकी शादी होनी चाहिए, ये कानून बना है, सामाजिक कानून बना है। थोड़ा और बाहर गए, शहर में पहुंचे तो वहां पर इस कानून का खंडन भी हो रहा है।
तो ये सोशल लॉ है, जहां पर जिस प्रकार का लॉ बन जाता है वही फॉलो होता है। अमेरिका में कुछ और बना है तो वहां वो फॉलो हो रहा है। ये किसी संविधान में वर्णित नहीं, और जो संविधान में वर्णित हो जाता है कि नहीं वो कानून से इस प्रकार चलना, हेलमेट लगा करके ही चलना है हम लोगों को फॉर द सेफ्टी रीजंस, तो वो अलग कानून हो गया। तो ये भी आपका किस में आ जाता है, परंपरागत। और तीसरी आपकी है पश्च परंपरागत। पश्च, इसमें भी दो हैं। देखिए लिखाते चल रहे हैं, बताते भी चल रहे हैं, समझते भी चलिए। इसमें एक है आपकी सामाजिक अनुबंधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुबंधन अभिमुखीकरण। और अगला है आपका जो दूसरी वाली है वो है, ये आपकी वैसे देखा जाए तो 5वां नंबर है, इसका पहला है, लास्ट वाली है नैतिकता की पराकाष्ठा। नैतिकता की पराकाष्ठा। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण का मतलब है इस अवस्था में जब बालक आता है, और मैं आपको एक इसकी कोहलबर्ग के द्वारा एग्जैक्ट अवस्था नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस एज में बालक के अंदर इस प्रकार की अवस्थाएं किस अवस्था में पाई जा सकती है। तो ये दंड आज्ञा की जन्म, वही लगभग जन्म से 4 वर्ष या 3 वर्ष कह सकते हैं, ठीक है। वैसे स्पेशली क्योंकि 1.5 साल तक तो बच्चा दंड और जान नहीं पाता है, उसके बाद ही जानना प्रारंभ करता है। ये आगे जब बढ़ते हैं तो 3 से 6 आ जाती है, 6 से आपका लगभग 12 तक पहुंच जाती है, 6 से 9 पहुंचती है, टोटल 6 से 12 होती है, 6 से 9, 9 से 12, ये आपका 12 से 15 होती है, 15 से 18। तो नैतिकता की पराकाष्ठा का मतलब हो गया कि 15 से 18 साल और 18 साल के बाद में ये सभी जो अवस्थाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि एक आने के बाद दूसरी गायब हो जाती है, सभी रेगुलर वे में रहती हैं और बनी हुई भी रहती हैं, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण का तात्पर्य यह हो गया कि बालक समाज से अनुबंधन कर लेता है। क्या इसमें कहने की तात्पर्य है, जब बालक किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका शारीरिक वृद्धि भी होती है, मानसिक वृद्धि भी होती है। मानसिक वृद्धि होती है तो नए विचार आते हैं, नए विचार आते हैं तो वो नए विचारों के प्रति उसका लगाव होता है, और जब लगाव हो जाता है तो उस कार्य के पीछे वो चलना प्रारंभ कर देता है। जब कार्य को चलना प्रारंभ करता है तो उसके अंजाम तक जाना चाहता है, जब अंजाम तक जाना चाहता है तो उस कार्य में कार्य या तो सही होगा या गलत होगा, और यही सही और गलत जब आ जाता है दैट इज कॉल्ड दुविधा। और जब दुविधा उत्पन्न होती है तो वहीं पर व्यक्ति कोई एक मार्ग चुनता है, वहीं पर आती है नैतिकता और अनैतिकता। तो सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण हो गया, और नैतिकता की पराकाष्ठा ये लास्ट स्टेज है। इसका मतलब समझ लीजिए कि यहां पर आते आते बालक, अब जैसे एक चीज कही गई है 15-16 साल या 17 साल में बालक वीर भावना की पूजा आ जाती है। वीर भावना का मतलब होता है कि एक बालक जो है, जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं तो उनके चिन्हों पर चलने लगा। इस समय आप जैसा देख रहे हैं भारत और चीन की सीमाओं पर जो जंग छिड़ी हुई है, इस समय भारतीय जवान और चीनी ये सब कहीं ना कहीं वैसा वैसी चल रही है, बड़ा गर्माहट माहौल है इस समय। तो इन चीजों को देख करके एक 60 साल के आदमी के बजाय एक 17 साल के लड़के के खून ज्यादा खोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वीर पूजा की भावना होती है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यही मनोविज्ञान कहलाती है। मन में बालक के, जो 17 साल के बालक के अंदर जोश आएगा कि चलिए हम भी चलते हैं, जाकर के उसको गिरा देते हैं। लेकिन 60 साल बुजुर्ग कहेगा चलिए हाँ गलत हुआ, बस इतना ही कह करके सिर हिला करके समाप्त हो जाएगा। तो लेकिन इसी जो भावना होती है, अब वहां पर वो कह रहा है कि हमारे जवानों के साथ गलत हुआ है, तो उसके अंदर वीर पूजा की भावना आ गई। तो यहीं पर व्यक्ति की नैतिकता भी चरम पर पहुंच जाती है। एज लगभग 18 साल होती है, इसी को हम लोग कहते हैं नैतिकता की पराकाष्ठा। तो एक बार मैं सब आपको रिवाइज कर देता हूं। नैतिक विकास जो दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर। पहले स्तर पर 2 अवस्थाएं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसकी एज लगभग कहीं पर भी जो है एज कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं जन्म से 3 वर्ष के पास में होती है। अहम की अवस्था मैंने बताई ईगो में होता है,
तो ये अवस्था लगभग 3 से 6 वर्ष के करीब होती है। लड़के लड़की का अभिमुखीकरण ये जो है अवस्था 6 से 9 वर्ष के बीच होती है। सामाजिक कानून प्रणाली 9 से 12 के बीच में होती है। और पश्च परंपरागत के अंदर 2 भागों में तोड़ दिया गया, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण और नैतिकता की पराकाष्ठा लगभग 12 से 18 वर्ष के बीच में होती है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा, नैतिक विकास की अवस्थाएं, स्तर और ये विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। आगे के वीडियोस भी ऐसे प्रकार बनते रहेंगे। कल हम लोग नया भी टॉपिक लेकर के आएंगे। जहां तक है कल हम लोग पियाजे पढ़ेंगे, फिर धीमे धीमे वाइगोत्स्की और अधिगम, इस प्रकार से आगे के वीडियोस बनते रहेंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, और क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देंगे, अगर किसी ने सोच लिया कि नहीं आगे बाद में जाकर के देख लेंगे, तो एक क्रम टूट जाता है। हम जब वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, अगर हम टुकड़ों में बनाएं तो हमारा क्रम टूट जाएगा, तो वो आनंद नहीं आता है, ना पढ़ाने में ना पढ़ने में। तो एक साथ पढ़िए, कोई भी टॉपिक को पढ़ना है तो पूरे अंत तक पढ़िए। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कमेंट लिखिए, और मोबाइल नंबर दिए हैं, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। ICS हरदोई आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा, और कोई भी दिक्कत हो जानकारी के लिए संपर्क में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।